Hello everyone and welcome to EduTap. You are watching this brilliant series where we are discussing the MCQs related to the AFM component of the JIB examination, and today we are going to discuss MCQs from module number B. और मॉड्यूल बी में जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के पीछे जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को आंसर करते हुए लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. बट बिफोर डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट एज द जैब एग्जामिनेशन डेट्स आर क्लोजिंग, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अब टर्बो मोड पे शुरू हो गई होगी. और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, हेल्प है, देन यू कैन आस्क एडुटैप फॉर हेल्प एंड वी आर हियर फॉर यू. आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एडुटैप ने ये मास्टर कोर्स जो है लॉन्च किया है, जिसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग यू फॉर एवरी कंपोनेंट रिकॉर्डेड क्लासेस, live classes, revision notes, chapter wise MCQs, 10 full length mock tests per subject, the previous year's questions and their solutions, and डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम एज वेल, जहां पर स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, वो अपनी फैकल्टी से बात करके वो पूछ सकते हैं. सो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर अवेलेबल हैं. इफ यू वांट टू अवेल अ 75% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स, यू कैन आल्सो चेक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पर आपको JIB 75 ये कोड दिखेगा और इस कोड को यूज करके यू कैन अवेल दी सर्विसेज विद 75% डिस्काउंट. सो दैट इज द स्टार्ट. नाउ लेट अस कम ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर बैलेंस शीट इक्वेशन, द चैप्टर नंबर 12. क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट्स इन व्हाट. हमें ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी होती है दैट एसेट्स इन एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज. सो ऑल द एसेट्स आर इक्वल टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विच आर टर्म लोन्स और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, and your capital which is basically the long term funds given by the owners or shareholders to the company. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है the loan has been converted into equity, so this means that there is a change in both assets and liability, change in total assets only, change in total liabilities only, और change in liabilities but total liabilities remain the same. तो अगर हम लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो लोन हमारा क्या होता है, लोन तो हमारी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, एंड इक्विटी हमारा कैपिटल है. सो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड दिस लोन इनटू कैपिटल, right? The total assets there is no change here and there is no change in the total liabilities as well. Liability type जो है वो हमारी चेंज हो गई है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन द लायबिलिटीज बट द टोटल लायबिलिटीज आर द सेम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Purchase of fixed assets on credit results in. Now we are purchasing fixed assets. Again, let us use the same equation. A is equal to L plus C. So when a fixed asset is purchased, then that means your asset is increasing. आपके assets में कुछ increase तो आपको देखने को मिला है. And you have purchased this on credit. So credit means basically you have increased your liability, you have taken a loan and you have purchased the asset. So your liability will also increase by the same amount. And both the sides they will remain equal. जितने amount से asset increase होगा उतने ही amount से आपकी liability भी increase होगी. So answer यहाँ options में most suitable क्या है, change in total assets only. ये सिर्फ एसेट्स में चेंज नहीं हुआ है, आपकी लायबिलिटीज में भी चेंज हुआ है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा. चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस इज राइट. चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली, दिस इज आल्सो रॉन्ग. एंड चेंज इन लायबिलिटीज बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम, दिस इज आल्सो रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन. लोन रीपे कर दिया, अगेन अगर आप सेम इक्वेशन को यूज करेंगे, A is equal to L plus C. So loan has been repaid, so your liability amount has gone down, right? बट नाउ वेन एवर यू रीपे अ लोन, वॉट डू यू मेक द पेमेंट विथ. आप पेमेंट कैसे करते हैं, आप अपना कोई एसेट देते हैं उस एंटिटी को, यानी कि आप कैश पे करते हैं उस एंटिटी को, जिसको भी आप लोन रीपे कर रहे हो, तो आपका एसेट भी कम होगा, आपका कैश कम हो जाएगा, और आपका जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट. सो व्हाट वुड बी द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हियर, चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, change in total assets only, change in total liabilities only, or change in the liabilities but total liabilities remain the same. So now we know that there is a change in both assets as well as in the liability. आपकी दोनों assets और liabilities decrease हुए हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए. So these are very simple questions which you get asked in the examination itself related to the chapter number 12. अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इन. हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो अगेन हम इक्वेशन यूज करते हैं, A is equal to L plus C. सो आई हैव सोल्ड द गुड्स एंड आई हैव सोल्ड इट ऑन क्रेडिट. अगर मैं अपने एक सामान को बेचता हूं तो मेरा वो जो एसेट है, वो मेरा जो करंट एसेट था, जो मेरा स्टॉक था, वो मेरा स्टॉक कम हो गया.
लेकिन जब मैंने उसको सेल किया तो मैंने क्रेडिट पे सेल की है, और क्रेडिट पे सेल करने का मतलब है कि मुझे कोई बिल्स रिसीवेबल जनरेट हुए होंगे, मेरे पास कोई मनी नहीं आई, लेकिन मेरे पास एक प्रॉमिस आया है टू पे मी द मनी बैक। अगेन दिस प्रॉमिस, दिस विल एक्ट एज एन एसेट फॉर मी। सो मेरा एक एसेट कम होता है, दूसरा एसेट इंक्रीज होता है बाय द सेम अमाउंट, सो माई टोटल एसेट्स रिमेन द सेम। सो ऑप्शन क्या होगा? चेंज इन टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देयर इज नो चेंज इन लायबिलिटीज एज ऑफ नाउ। चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, टोटल एसेट्स में चेंज नहीं हुआ है, आपके एसेट्स उतने ही हैं जितने पहले थे, आपका एक एसेट कन्वर्ट हो गया है दूसरे एसेट के अंदर, तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली, दिस इज आल्सो नॉट राइट। चेंज इन एसेट्स बट टोटल एसेट रिमेन द सेम, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपके एसेट्स चेंज हुए हैं लेकिन टोटल एसेट्स आपके वही हैं, उतने ही हैं। क्लियर? Next up, let us look at the question number 5. At the end of an accounting period, the balances of dash are transferred to the profit and loss account. अकाउंटिंग पीरियड के एंड में किसके बैलेंसेस को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं? आपको पता होना चाहिए, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स which are basically income and expenditure, their balances at the end of the accounting period they are shifted to the profit and loss account. तो सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस शिफ्ट नहीं होते, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं वो आपके शिफ्ट किए जाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर आप सी एंड डी ऑप्शन देखें तो वहां पर रियल अकाउंट्स की बात की गई है, विच इज नॉट करेक्ट। रियल अकाउंट्स अगेन आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द रियल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट, जहां पर आपके एसेट्स को दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 6. Which of the following accounts is used for providing dividend? Dividend provide करने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। सो द व्हेनेवर आवर कंपनी जनरेट सम प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो है वो हमारा निकल कर आता है हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से। दिस इज द अकाउंट फ्रॉम वेयर वी गेट की व्हाट इज द प्रॉफिट दैट वी आर जनरेटिंग। देन दिस प्रॉफिट हैज टू बी शिफ्टेड एंड हैज टू बी एलोकेटेड टू द डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इसमें से कितना प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा, कितना प्रॉफिट आपका डिविडेंड में जाएगा, कितना प्रॉफिट आपका रिडम्पशन के लिए जाएगा फॉर डिवेंचर्स वगैरह। सो ये सारी चीजें किस अकाउंट से डिसाइड की जाती हैं? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है, जितना भी आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको एप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, उसको एलोकेट कैसे करेंगे टू द डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज डन थ्रू योर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करूं, व्हाई दिस इज मेड? दिस इज यूजुअली टू एडजस्ट फॉर द some errors or mistake which were done in the previous accounting years and were found out in the current accounting year. तो अगर आपको करंट ईयर में पता चलता है कि लास्ट ईयर में आपकी कोई भी इनकम या कोई एक्सपेंडिचर आपने मिस कैलकुलेट किया या अकाउंट्स में कोई एरर था जिसकी वजह से आपके फाइनल अकाउंट्स में जो डेटा निकला लास्ट ईयर में वो डेटा थोड़ा सा इनकरेक्ट रहा, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप इस साल एक प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर वो एरर जो है उसको रेक्टिफाई करते हैं, सो दैट दिस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर नॉट impacted because of the last year's errors, right? Then reserves and surplus account, this is basically the profit can be shifted to the reserve and surplus account through the appropriation account. तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट है ये बेसिकली कंपनी का वो रिजर्व है जिसको कंपनी अपने जनरल पर्पसेस के लिए यूज करती है। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लेजर इज मेड विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करके भी कौन सी एंट्री आपके लेजर में कर दी जा सकती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। Sale of goods on credit during the year, again this is a transaction. Discounts received during the year, again this is a transaction. Transaction is basically where two or more than two parties are coming together and are exchanging something. They are exchanging either some asset or they are exchanging some liability. तो इसको हम बोलते हैं ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर मुझे ऐसी लग रही है जिसमें मुझे कोई ट्रांजैक्शन ना करके भी लेजर में एंट्री करनी पड़ती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। Because in depreciation there is no exchange involved between two or more than two parties. It is just a process where I depreciate the value of my asset, और वो करते हुए मैं अपनी जो ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करता हूं कि मेरे एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो यहां पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो आई होप कि ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग, मैं एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं बिकॉज आई वांट कि जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनका ज्यादा टाइम इसके अंदर ना जाए और कम समय के अंदर ये सारे क्वेश्चंस वो एक बार देख लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग और इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, प्लीज 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 डू नॉट हेजिटेट टू यूज द कमेंट सेक्शन, और वहां पर आप मुझे लिखकर बताइए क्वेश्चन नंबर के साथ कि इस क्वेश्चन में क्या चीज है आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रीच बैक टू यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is correct about methods of inventory valuation as permitted by Indian accounting standards? So जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स को
सपोर्ट करते हैं या उसको एग्री करते हैं, सो इट परमिट्स द यूज ऑफ ओनली लीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री, it permits the use of only FIFO method for inventory valuation, it permits use of FIFO or weighted average method for inventory valuation, and it is silent about the methods of valuation. So this accounting standard बेसिकली टॉक्स कि हम जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे वी विल यूज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, राइट। तो ये मेथड आपकी दो ही मेथड, ये दोनों मेथड आपके एक्सेप्टेबल होते हैं, लीफो मेथड आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि जब भी आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करोगे आपको फीफो या वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, ना कि लीफो मेथड। क्लियर? नेक्स्ट इज आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A firm has received advance rent from a tenant for the month of April in March. Which of the following adjustment entries is correct while preparing the accounts for year ending March? So adjustment entries are made before preparing your final statements. और adjustment entries हम usually बनाते हैं जब भी हमें कोई income या एक्सपेंडिचर उसको अकाउंटिंग पीरियड्स के अक्रॉस शिफ्ट करना होता है। सो इफ यू वांट टू शिफ्ट सम इनकम और एक्सपेंडिचर अकर्ड इन दिस ईयर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, यू विल यूज एडजस्टमेंट एंट्रीज। सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर और इनकम दैट विल एक्रू द नेक्स्ट ईयर बट यू हैव पेड और रिसीव्ड इट इन द करंट ईयर, देन यू विल हैव टू अगेन यूज एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री यहां पर किस सिनेरियो में बन रही है, एक एडवांस रेंट रिसीव कर लिया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द मंथ ऑफ मार्च। सो आपने एडवांस रेंट रिसीव किया और एडवांस रेंट को रिसीव करते वक्त आप किस तरीके की अकाउंटिंग एंट्री करोगे, debit the advance rent received account and credit the rent received account, debit the rent payable account and credit the advance rent received account, debit rent received and credit bank account, और debit rent received account and credit advance rent received account। so आपको यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर रहे हैं, जब आपने एक्चुअल में वो एक्सपेंडिचर या इनकम उसको रियलाइज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे उसने बोल दिया कि मैंने एडवांस रेंट रिसीव कर लिया है, तो जैसे एडवांस रेंट रिसीव हुआ होगा एंट्री उसने क्या करी होगी, इस पर्टिकुलर फर्म ने उनको कैश या बैंक जहां से भी रेंट रिसीव हुआ है उस अकाउंट को डेबिट किया होगा, और इसके बाद जो रेंट जो उनकी इनकम है उस रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ठीक है, ये एंट्री बनती है व्हेनेवर आई रिसीव रेंट, बट एक्चुअली आई चेक्ड दैट दिस रेंट आई दैट हैव रिसीव्ड इज बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर। ये अप्रैल का रेंट है, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसको रेंट को जाना चाहिए, मुझे इस साल की इनकम में इस रेंट को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। सो टू एडजस्ट दिस रेंट फॉर द फ्यूचर, व्हाट द इज द एंट्री दैट आई विल मेक, आई विल डेबिट दिस रेंट रिसीव्ड अकाउंट एंड शिफ्ट इट्स बैलेंस टू द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। और ये किस तरीके से हो रहा है, इसका क्रेडिट बैलेंस जो था ये क्रेडिट बैलेंस में दूसरे अकाउंट के अंदर जो है शिफ्ट करने जा रहा हूं, तो आई विल मेक दिस एंट्री ऑफ रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट एंड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई हैव टू मेक द अगेन एन एडजस्टमेंट एंट्री, जहां पर मैं इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, मैं रेंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करके रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करके रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, तब मेरा रेंट वहां पर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यू विल डेबिट द रेंट रिसीव्ड अकाउंट एंड क्रेडिट द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर क्या नहीं होता है? इट हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, कॉमन सील इज मैंडेटरी टू बी फिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, members liability is limited, or it has perpetual succession। so अगर if I talk about companies they have perpetual succession, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, एंड दे ऑल्सो हैव एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, दे आर ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्लियर? कंपनीज में आपकी यूजुअली जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, आइदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और इट इज लिमिटेड बाय गारंटी, देयर इज नो अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस ऑफ कंपनीज, स्पेशली फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पर आपकी लायबिलिटी शेयर से या स्टॉक से लिमिटेड है। Next is option number B. Common seal is mandatory to be fixed on all important documents. This is not the case. Common seal अब mandatory नहीं है सारे documents पे फिक्स करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको कॉमन सील लगानी होती है, लेकिन अब ऑप्शनल है बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए जितने भी आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। क्लियर? तो आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ कंपनी? तो यहाँ पर ओनरशिप के बेसिस के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस तरीके की कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, चार्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है? तो यहाँ फूड कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, बिकॉज एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, FCI एक्ट, उस एक्ट के द्वारा ये कंपनी बनाई गई है, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। When can a company issue equity shares at a discount
इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना सेबी ऑर्डिनरली अलाउ नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल अंडर द सेक्शन 54 there are certain specifications or conditions which have to be met, then only a company can issue shares at the discount. तो यहाँ पर conditions लिखी गई हैं, जैसे if the company has not begun commercial production, this is not a condition. If the company is in loss for last 3 years, again not a consideration. If the shares are issued to its own staff, ये भी consideration exactly सही नहीं है. Consideration ये है कि if the shares are issued as sweat equity, the equity is issued for considerations other than cash, तब हम उसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं. और अगर आप स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हो तो आप उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो. ये एक कंडीशन जो है वो आप फुलफिल अगर करें, देन यू कैन प्रोवाइड योर शेयर्स और अलॉट योर शेयर्स ऑन अ डिस्काउंट. क्लियर? सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Next is question number 13. A company can forfeit the shares already issued in which of the following cases? कंपनी को ऑलरेडी जो शेयर्स अलॉट कर चुकी है किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, उसको फोरफिट कर सकते हैं किन केसेस के अंदर? When a shareholder becomes insolvent, when the company is under liquidation, when the shareholder does not pay dues on shares which he holds, and the shares once issued cannot be forfeited. Shares once issued they can be forfeited. तो ये तो बात गलत है. अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसका ये मतलब है कि दैट शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू रीपे हिज और हर ओन पर्सनल डेट्स. इट हैज नथिंग टू डू विद द शेयर्स ही ओन्स. ठीक है, तो ये कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसके शेयर्स को फोरफिट नहीं कर सकती इस केस के अंदर. और लिक्विडेशन के अंदर भी शेयर्स फोरफिट नहीं होते हैं, इसकी पेमेंट होती है शेयर्स की. यहां पर आंसर क्या है कि इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे ड्यूज ऑन द शेयर्स, अगर शेयर्स के ऊपर जो मनी पेंडिंग है और वो शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है, तब जाकर के उसके शेयर्स को फोरफिट किया जाएगा. ठीक है. देन इज क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following statements is correct about minimum paid up capital of a company? किसी भी कंपनी को शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या मिनिमम अमाउंट है कैपिटल का जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? Either it is 1 lakh for a private company, it is 10 lakh for a public company, or 5 lakh for a private company. The answer is option number D. There is no minimum paid up capital requirement now. अर्लियर दिस रिक्वायरमेंट वॉज देयर, बट इसको एक अमेंडमेंट के द्वारा ये रिक्वायरमेंट वहां से रिमूव कर दी गई है. और अब आप एक किसी भी मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड मीट करने की आपको जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर इनटेंजिबल एसेट्स? इनटेंजिबल एसेट्स में क्या नहीं आएगा? यानी कि एक टेंजिबल एसेट आपको यहां पर बताना है कि क्या है. ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये इंटेंजिबल होता है, ये आप फिजिकल नहीं है, इसको आप टच नहीं कर सकते. Mining rights, again it is a legal right which again is not physical, it is intangible. Goodwill is also intangible. यहां पर एकमात्र चीज जो tangible है which is physical and you can touch, that is your computer hardware. तो आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1? सो IAS 1 हमें बताता है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कौन सी फाइनल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी होती हैं. इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ जो दिया गया है वो मौजूद नहीं है. जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड, ये देना पड़ता है हमें. बेसिकली ओनरशिप पैटर्न कंपनी का और इक्विटी पैटर्न, इक्विटी होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वी विल हैव टू शो दिस. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स फॉर द पीरियड नहीं, एसेट्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं इसकी स्टेटमेंट नहीं देते हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. उस बैलेंस शीट में वी शो द एसेट्स दैट वी हैड इन द करंट ईयर एंड इन द लास्ट ईयर. सो यहां पर ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी स्टेटमेंट्स में नहीं आता है. सी एंड डी भी एक बार रीड कर लेते हैं. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बिल्कुल आती है, इसको आपको पब्लिश करना होता है. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी आती है, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक तो आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा हूं, ये है. उसके बाद आपका कैश फ्लो है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है. इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स देते हो आप, सभी नोट्स अकाउंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स आपके जाते हैं. और आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो के अंदर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. सो आंसर इज हियर इज ऑप्शन नंबर बी. Next, question number 17. In the balance sheet of a company, the trade receivables are required to be subclassified into 3 categories. Which of the following is not amongst these? तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपकी कंपनी में जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन एसेट्स को आप क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सिक्योरिटी और देयर रिस्क अटैच्ड. तो ये कौन सी कैटेगरी यहाँ पर वो नहीं है जिसमें क्लासिफिकेशन होती है? जैसे अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, डाउटफुल, सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड या लॉस. तो जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल्स को क्लासिफाई करोगे, आप लॉस नाम की कैटेगरी नहीं रखते वहां पर, क्योंकि लॉस अगर हो गया तो ट्रेड रिसीवेबल को क्लासिफाई करने का मतलब नहीं है. लॉस होने का मतलब है कि दैट ट्रेड रिसीवेबल्स हैज नाउ सीज्ड टू बी कॉल्ड एन एसेट, इट इज नाउ अ बेसिकली लॉस.
तो यहां पर आपका ट्रेड रिसीवेबल 3 तरीके से क्लासीफाई होता है, कुछ होता है डाउटफुल, कुछ होते हैं सिक्योर्ड विच आर गुड, मतलब सिक्योर्ड रिसीवेबल्स हैं लेकिन वो गुड हैं, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और अनसिक्योर्ड एसेट्स हैं एंड दे आर गुड, देन दीज टू आर कैटेगरीज, बट इफ दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड देन दे आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दे विल बी डाउटफुल एसेट्स, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Again, the reminder for this course that we have prepared, this master course is available for subscription for all the aspirants. और जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आपके IIBF बुक के अंदर से ये क्वेश्चंस जो है वो बने हुए हैं, but these questions they are relatively easier to solve as compared to the questions that you will see in the exam. So if you want the questions with a much better quality and the much better difficulty level as you see in the exams, then you will have to have a particular test series जहां पर आप अपनी सभी जो टॉपिक्स है उनको आप टेस्ट कर सको, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो, उन सॉल्यूशंस को रीड करके आप रिवीजन भी कर सको और अपने एरर्स भी रेक्टिफाई कर सको, तो ऐसी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है हमारे इस कोर्स के साथ. तो इफ यू वांट दैट, please check the description box given below and you can explore the course and review the content that we are providing you there. Next is, which of the following entities is required to present consolidated financial statements as per the Indian Accounting Standard 110? किन entities को consolidated financial statements present करनी होती हैं? All companies having more than one division, all government companies, entity that controls one or more other entities, or all the companies are required to present consolidated financial statements. Consolidated financial statements वो कंपनी बनाएंगी जो एक या एक से ज्यादा दूसरी एंटिटीज को भी ओन करती हैं. So if there is a company which is owning other companies as well, then consolidated financial statements have to be prepared by this company. So they have to prepare not only their own financial statements but also for their subsidiaries. ठीक है, तो ये होल्डिंग कंपनी का काम होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. In the prescribed format of the statement of profit and loss of a company, which of the following items is not included? Statement of profit and loss के फॉर्मेट में क्या चीज यहां पर इंक्लूड नहीं है? अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर EPS, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, एंड प्राइस अर्निंग रेशियो PE रेशियो. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स हम कोलेक्ट करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी अराइव एट अ नेट प्रॉफिट और लॉस, और इसी के साथ हम अपना उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर कितना अर्निंग्स हम प्रोवाइड करेंगे वो भी हम उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, बट प्राइस अर्निंग रेशियो ये हम नहीं निकालते. प्राइस अर्निंग रेशियो इज अ वॉलेटाइल थिंग which basically will change according to the market price. पर यहाँ अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर में आपका अर्निंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स हैं विच बोथ आर रिमेनिंग कांस्टेंट. आपके नंबर ऑफ शेयर्स अभी कांस्टेंट है मार्केट में, और जो अर्निंग्स आपने की हैं उस साल की वो अर्निंग्स आप प्रॉफिट में दिखाई रहे हो. ठीक है, सो ये चीज से आप EPS यू कैन डिक्लेयर, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट योर प्राइस अर्निंग्स रेशियो बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विच विल ऑब्वियसली फ्लक्चुएट ऑन द डेली बेसिस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Next is question number 20th. For the purpose of preparing cash flow statement, which of the following is considered as operating activity? Operating activity आपके business की main revenue generating activity होती है. तो यहाँ पर देखें, acquisition of machinery, fixed asset को purchase करना या sell करना is investing activity, not operating. Issue of debentures या loans issue करना या loans को acquire करना, ये आपकी financing activity होती है. रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, अगेन लायबिलिटीज को रीपे करना या एक्वायर करना, लोन लेना या लोन को रीपे करना, ये सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश फ्लो है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज वेल अंडरस्टूड दैट गुड्स को खरीदना सेल के लिए जो आपकी मेन ऑपरेशन एक्टिविटी है, दैट विल बी आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी हमने देख लिया कि जब भी आप लायबिलिटीज को रेज करके कैश इनफ्लो लाते हो और लायबिलिटीज को रीपे करके कैश आउटफ्लो होता है, तो वो सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा. तो इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल, अगेन दैट मींस इशू ऑफ न्यू लायबिलिटी, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स प्रोसेस कर रहे हो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आपकी. डिवेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है, रिडीम अगर हम डिवेंचर्स को कर रहे हैं तो दिस इज आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो हियर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना
या फ्रेश कैपिटल इशू करना, बोथ ऑफ देम देन दे कैन बी द आंसर फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट हियर बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज एज इट इज गिवन इन द बुक, तो हमने वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लाया है, लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि फ्रेश कैपिटल इशू करना और रिडीम करना अपने डिवेंचर्स को, ये दोनों जो हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, ना कि हमारी ये दोनों फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाएंगे। तो आप ए या बी, मतलब ए या सी, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ आंसर जो है बुक में हमें ए दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका डिवेंचर रिडीम करना इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो अब मैं शेयर्स बायबैक कर रहा हूं, शेयर्स का बायबैक, अगेन माय लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, सो दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर्स रिडम्पशन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड मशीनरी डिस्पोजल यानी कि फिक्स्ड एसेट को सेल करना, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड। फंड का सोर्स इनमें से क्या हो सकता है। फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज होना, यहां पर यही क्वेश्चन हमारी काम आ जाएगी। अगर मैं एसेट्स इंक्रीज करवा रहा हूं, फिक्स्ड एसेट, तो वो एसेट या तो मेरा कैश दे करके एसेट आएगा या मेरी कोई लायबिलिटी इंक्रीज करके आएगा। तो अगर मैं फंड के सोर्स की बात करूं तो फंड तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर मेरे फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होते हैं, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, दैट मींस अगेन आई हैव परचेज सम गुड्स, सो दिस विल अगेन नॉट बी अ सोर्स ऑफ फंड बट अ यूज ऑफ फंड। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटीज अगर बढ़ जाएं, current liability, short term liability, so basically this means that you have taken some short term loan from some people, this is a source of fund। जब आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, चाहे वो कैपिटल इंक्रीज हो, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, आपके पास फंड्स आते हैं, आपका एसेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है, दिस इज अगेन अ यूज ऑफ फंड, कि आपके पास से फंड चला गया, आपकी कैपिटल डिक्रीज हो गई। ठीक है, लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई तो फंड चला गया, लेकिन लाइबिलिटीज इंक्रीज होने का मतलब आपके पास फंड आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द यूज ऑफ फंड। इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल अभी हमने देखा, लायबिलिटी इंक्रीजेस यूज नहीं होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है। लायबिलिटीज इंक्रीज, सोर्स ऑफ फंड होगा। टर्म लोन्स में इंक्रीज हो गया, यानी कि अगेन आपने फंड्स कहीं से सोर्स किए हैं, आपने फंड्स लिए हैं कहीं से। रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए हैं, रिसीवेबल्स आपके इंक्रीज होने का मतलब होता है कि बेसिकली योर एसेट्स दे हैव इंक्रीज्ड। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन रिसीवेबल्स एंड दैट इज व्हाई यू हैव बेसिकली यूज्ड योर फंड्स एंड इन्वेस्टेड इट इन सम प्लेस एंड नाउ दैट रिसीवेबल हैज बिकम एन एसेट फॉर यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सब्सिडियरी बुक इन द बैंक्स, बैंक्स में इसमें से क्या सब्सिडियरी बुक नहीं मानी जाएगी। जनरल करंट अकाउंट लेजर, जनरल लेजर, लोन लेजर या बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर। तो हमने देखा है बैंकर्स बुक्स एक्ट के अंदर कि आपका जनरल लेजर ये एक सब्सिडरी बुक नहीं है। जनरल लेजर इज योर मेन कंट्रोल लेजर। आपका करंट अकाउंट लेजर, बिल्स रजिस्टर्स, लोन लेजर्स, आपके कस्टमर्स के लेजर, सेविंग्स लेजर्स, ये सारे लेजर्स जो हैं सब्सिडरी होते हैं, और आपका जनरल लेजर वो सब्सिडरी नहीं होता है, वो एक मेन बैंकर बुक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, द शेड्यूल 10 ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ व्हाट। शेड्यूल 10 आपका बैंक का बैलेंस शीट के अंदर एक शेड्यूल अटैच होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, करंट एसेट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स या अदर एसेट्स के बारे में, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देन यू मस्ट नो दैट इन द बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स एंड देयर फर्दर डिटेल्स आर डिस्क्लोज्ड अंडर द शेड्यूल नंबर 10। और ये स्केड्यूल आपको याद करने जरूरी हैं। आपके बैलेंस शीट के अंदर आपके जो स्केड्यूल्स होते हैं 12 और आपके 13 से लेकर आपके 16 तक जो आपके स्केड्यूल्स होते हैं इन योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सभी स्केड्यूल्स आपको ध्यान से पता होने चाहिए। और इसके बाद आपका स्केड्यूल 17 और 18 जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स टू अकाउंट्स का स्केड्यूल है, दैट इज आल्सो, दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट विच स्केड्यूल नंबर इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड रेफर्स टू व्हाट। हम जब बिल्स डिस्काउंट करते हैं तो उसमें एक रिबेट दे रहे हैं, ये रिबेट का मतलब क्या होता है। कंसेशनल रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, रिबेट प्रोवाइडेड टू द प्रायोरिटी कस्टमर्स ऑफ द बैंक, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट और नन ऑफ द अबव। सो रिबेट ऑन बिल्स इज बेसिकली द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट है आपके बिल, आपने जो बिल डिस्काउंट किए हैं उसमें से आपने जो फीस जनरेट की है उसमें आप लोग जो है वो रिबेट जो आप लोगों को देनी होती है। इसी रिबेट को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो बैंक की तरफ से रिबेट है, लेकिन फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ डिस्काउंट, राइट। Next is question number 28. The operating expenses shown in one of the schedules of the profit and loss account of the bank do not include what? Operating expenses में क्या include नहीं होगा? देखिए, law charges, printing stationery expenses, payment to employee and interest expenditure. Interest expenditure is basically the expenditure that you do to make interest payments to the loans you have taken. So that will be not an operating activity.
आपके लॉ चार्जेस, आपके डेली ऑपरेशंस में आपके लॉ चार्जेस लगते हैं, आपके प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, ये सब कुछ आपका डेली ऑपरेशंस में आता है, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है ये आपकी डेली ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता है। Next is question number 29. Interest earned by a bank is shown under which schedule of the profit and loss account? जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हो वो स्केड्यूल नंबर 13 में दिखाया जाता है, ठीक है, इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द इंटरेस्ट इनकम दैट यू हैव अर्नड, सो दैट इज दी शोन इन स्केड्यूल नंबर 13। इसी तरीके से 13, 14, 15, 16 ये चारों स्केड्यूल आपके जो हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जुड़े हुए स्केड्यूल हैं, और ये किस आइटम को रिलेट करते हैं ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30th. In a computerized bank, we should change our password at least once a month. Yes, this is right. Not share our password with anyone under any circumstance. ये भी बात सही है, लेकिन this is not completely correct. You might need to share your password under some unavoidable circumstances. तो under any circumstance वाली बात गलत हो जाती है। कुछ ऐसे circumstance के अंदर आपको पासवर्ड शेयर करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर देते हैं तुरंत। Not allow anyone to use your computer. Again, this is not always possible. Sometimes it might be very crucial that someone else uses your computer because you are not able to access your computer. You are not there in the bank and some important transaction has to undergo. तो आपका कंप्यूटर किसी को एक्सेस करना पड़ेगा, पर एक लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। और वैसे भी महीने में एक बार आपको पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Question number 31. For the core banking system of a large bank, which of the following statements is true? Each branch has its own server connected directly to the servers of other branches. Now this is going to be very humongous task. अगर हजारों ब्रांचेस हैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक की और हर ब्रांच को आप हर दूसरी ब्रांच के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो एवरी ब्रांच विल हैव 1000 कनेक्शंस, सो दैट इज नॉट फीजिबल। देयर इज ओनली वन पावरफुल सर्वर एट द सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, ये बात लगभग ठीक है। Each branch has a server connected to the server at the centralized data center. This is the most appropriate statement. क्योंकि देखिए, जो आपका सिर्फ एक पावरफुल सर्वर नहीं होता सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर पे, वहां पर आपके बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, और ये सारे सर्वर जो हैं वो सभी ब्रांचेस से कनेक्टेड होते हैं। सो एवरी ब्रांच इज कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड डेटा सर्वर, नॉट एवरी ब्रांच विद अदर ब्रांच। तो आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Then which of the following is not amongst the benefits of core banking? core banking से क्या बेनिफिट नहीं होता है? मल्टी करेंसी ऑपरेशन सपोर्ट होते हैं, बिल्कुल ये बेनिफिट होता है। 24/7 ऑपरेशन होते हैं, ये भी बेनिफिट होता है। इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, ये भी एक प्रॉफिट मतलब बेनिफिट होता है। इट इंक्रीजेस बैंक्स प्रॉफिट एट कस्टमर्स आर चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द कोर बैंकिंग। दिस इज नॉट अ बेनिफिट। कस्टमर्स को एक्स्ट्रा चार्ज करना इज नॉट द बेनिफिट फ्रॉम द कोर बैंकिंग। कस्टमर्स को हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर्स का बेस बढ़ा रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ा रहे हैं, उनको ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे उनका अगर वो चाहे तो ज्यादा चार्ज हमें, ज्यादा इनकम हमें दे सकते हैं। तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो एबीसी तीनों आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो स्टेटमेंट नंबर ए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। इट ऑफर्स बेनिफिट्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। Higher cost as compared to human labor is a disadvantage, and mostly digital computers are used in computerized accounting. So if I want to find out the incorrect statement, business transactions, yes, they are captured in form of accounting entries. यहाँ पर आपकी स्पीड ज्यादा होती है और एक्यूरेसी ज्यादा होती है, लेकिन एज कंपेयर टू द ह्यूमन लेबर द हायर कॉस्ट इज नॉट देयर। ठीक है, अगर आप लॉन्ग रन में बात करेंगे तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपके कॉस्ट सेव होते हैं। इनिशियल एक्सपेंडिचर आपका हाई होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई होती है, आपको वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप करना पड़ता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस एक्सपेंडिचर इज मच लेस एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर डन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हियर। The next question is which of the following is not amongst the disadvantages of computerized accounting? Again, यहाँ पर क्या disadvantage नहीं है, तो basically we are looking for an advantage. सो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, ये एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज इफ योर स्टाफ इज नॉट क्वालिफाइड इन आईटी एंड नॉट क्वालिफाइड टू ऑपरेट कंप्यूटर डिवाइसेस, देन यू विल हैव टू रीट्रेन योर स्टाफ, रीस्किल योर स्टाफ। इसके बाद कॉस्टली कंप्यूटर पेरिफेरल्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो हार्डवेयर एसोसिएटेड है, जो सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड है आपके कंप्यूटर्स के साथ, दे आर नॉट वेरी चीप। रेगुलर बैकअप इज रिक्वायर्ड, यस दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिस्क, क्योंकि आपको बैकअप अपना डेटा बार बार करना पड़ता है टू सेफगार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ साइबर अटैक और पावर आउटेज और डिवाइस फेलियर, सिस्टम फेलियर वगैरह।
सीक्रेसी ऑफ कस्टमर्स ट्रांजैक्शन इज लॉस्ट, कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन की सीक्रेसी लॉस्ट नहीं होती है, ये कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है, और ये एक बहुत अच्छा फायदा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का। यस देयर आर रिस्क्स ऑफ साइबर लीकेज एंड साइबर फ्रॉड्स, लेकिन उसको प्रिवेंट करना इज ऑल्सो मच feasible as compared to preventing leakages in physical format, right? So these were all the questions that we had from module number B, the chapters number 12 to 18। इन सभी 7 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हमने आपके साथ डिस्कस किए, और इन्हीं एमसीक्यूज की तरह और अच्छे एमसीक्यूज और अच्छे लेवल के एमसीक्यूज, 2 मार्कर क्वेश्चन जहां पर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हमारे चैप्टर वाइज क्विजेस में और हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार कोर्स के टेस्ट को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए, हमने वहां पर ट्रायल के लिए आपको टेस्ट दे भी रखे हैं जिनको आप चेक करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, एंड इफ यू आर satisfied with that you can choose to be allow us to be a part of your preparation journey and you will subscribe our course। so यही इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।